पढ़े लिखे लोग अक्सर सही और गलत की पहचान करने में माहिर माने जाते हैं। लेकिन क्या हो जब यही समझदारी उन्हें एक ऐसी अंधेरी सच्चाई की ओर ले जाए जो अपराध का रूप ले ले। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। पुलिस ने भी इस घटना को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह अपराध जितना अजीब है उतना ही चौंकाने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं रिमझिम चतुर्वेदी केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है बिहार की राजधानी और सबसे बड़े शहरों में से एक पटना शहर। इसे पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। यही पर सहदेव महतो मार्ग के पास श्री कृष्णपुरी या एसके पुरी नामक एक लोकेलिटी पड़ती है। इस लोकेलिटी में कृष्ण कुंज नामक एक अपार्टमेंट है। यहीं पर रिमझिम चतुर्वेदी नामक एक महिला अपने 14 साल के बेटे के साथ रहा करती थी। पेशे से रिमझिम एक ब्यूटिशियन थी। उनका एसके पुरी में बोरिंग रोड के पास खुद का ब्यूटी पार्लर था। इसके अलावा भी वे कई सारे बिजनेस किया करती थी। रिमझिम के पति डॉक्टर विश्वजीत चतुर्वेदी थे। यह उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के जाने माने एक डेंटिस्ट हैं और क्लिनिक चलाते हैं। यह घटना 2021 के समय की है। रिमझिम अपने बेटे के साथ एसके पुरी के कृष्ण कुंज में और पति डॉक्टर विश्वजीत गाजीपुर में रहते थे। अच्छी खासी हाई प्रोफाइल ये फैमिली थी। परिवार में भी सब कुछ नॉर्मल था, किसी बात की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन काम की वजह से परिवार के सदस्य अलग अलग जगहों पर रहते थे, पर मौका मिलने पर इनका एक दूसरे के पास आना जाना होता था। अब तारीख आई 23 नवंबर 2021। रिमझिम चतुर्वेदी हमेशा की तरह सुबह ब्यूटी पार्लर जाती है, लेकिन शाम को वह घर नहीं लौटी। उनका 14 साल का बेटा घर पर इंतज़ार कर रहा था। इनका ब्यूटी पार्लर भी समय के साथ बंद हो चुका था, क्योंकि पार्लर में और भी स्टाफ काम किया करते थे, तो उसे बंद करके चले गए थे। परिजनों ने उन स्टाफ से कॉल करके पूछा। वो लोग बताते हैं कि रिमझिम मैडम तो दोपहर में 2:30-3 बजे के आसपास चली गई थी। वह बिना बताए कहीं आती जाती नहीं थी। उनका बस पार्लर से घर और घर से पार्लर आना जाना होता था। इसके अलावा अगर कहीं उनको जाना होता तो वह अपने बेटे को बता देती। धीरे धीरे पूरी रात गुजर जाती है। लेकिन रिमझिम का मूल रूप से घर बक्सर में था। छोटी बहन वहीं पर रहती थी। जब उन्हें बड़ी बहन के बारे में सारी चीज़ें पता चली तो वह भी भागकर यहाँ पर पहुँचती है। सुबह में रिमझिम के एक जीजा जी के द्वारा एसके पुरी थाने में रिमझिम चतुर्वेदी की गुमशुदगी की लिखित रूप से तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। शुरू में तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से पहले कहा कि रिमझिम को गायब हुए अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, कल शाम से ही वो लापता है। हो सकता है कि कहीं गई होंगी, आ जाएंगी। हो सकता है कि वह लापता हो ही ना, कहीं किसी काम से गई हों। लेकिन परिजनों के थोड़ा प्रेशर देने पर पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली। रिमझिम के घर में चिंता और असमंजस का माहौल था। सभी लोग परेशान थे कि आखिर रिमझिम कहाँ चली गई। इसके पति विश्वजीत चतुर्वेदी को भी गाजीपुर में कॉल करके बता दिया गया था। वे भी पटना के लिए रवाना होते हैं। अब यह समय चल रहा था 24 नवंबर 2021 की सुबह 8 से 8:30 बजे के आसपास का। अभी तक एसके पुरी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। लेकिन इसी दौरान एसके पुरी थाना क्षेत्र से करीब 23-24 किलोमीटर दूर नौबतपुर इलाके में एक भयानक चीज़ हुई। यहाँ पुनपुन डैम के पास एक शेखपुरा इलाका है। 24 नवंबर की सुबह 8:15 बजे के आसपास कोई स्थानीय व्यक्ति इलाके से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सड़क के किनारे खेत में एक अजीब सी चीज़ देखी जो किसी मानव शरीर जैसी लग रही थी। जब ये करीब गए और उसको ध्यान से देखा
तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पर किसी महिला का शव पड़ा हुआ था। उसके चेहरे से रक्त प्रवाहित होकर जम चुका था। आसपास रक्त की धाराएं भी छींटे थीं। तुरंत इन्होंने शोर मचाना शुरू किया। आवाज़ सुनकर गांव के लोग आते हैं। 8:30 बजे के तक नौबतपुर थाने में भी लोगों द्वारा सूचना दे दी गई। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचती है। इस महिला के चेहरे पर 2 जख्म के निशान थे, जैसे कि गोली दागी गई हो। फिर भी महिला का चेहरा पहचानने लायक था, सही सलामत था। वहाँ मौजूद लोगों के अनुसार ये इलाके की नहीं लग रही थी, कोई बाहरी थी। इनके पहनावे वगैरह से लगा कि ये शहर से आई होगी, मगर यह यहाँ पर क्या करने आई थी? ये तो गांव वाला इलाका है। आखिर इनका कत्ल क्यों किया गया होगा? पुलिस को ऐसा भी नहीं लगा कि कहीं और पर कत्ल करके शव को यहाँ पर लाकर फेंका गया हो। कत्ल इसी जगह पर, इसी खेत में हुआ होगा, क्योंकि आसपास मिट्टी पर कुछ पैरों के निशान मिले थे, रक्त बिखरे हुए थे। अगर शव को कहीं और से लाकर यहाँ पर डंप किए होते तो इतने सारे रक्त नहीं होते। एक और चीज़ लगा कि इन महिला का कत्ल लूटपाट के लिए नहीं हुआ होगा, क्योंकि इन्होंने गहने पहन रखे थे। हाथ में कंगन था, कान में और नाक में सोने के आभूषण थे, पैरों में चांदी की पायल थी, कई सारी अंगूठी हाथ की उंगलियों में पहनी हुई थी। पुलिस को महिला के पास से कोई भी पहचान लायक चीज़ नहीं मिलती है, न ही कोई आईडी कार्ड और ना ही कोई मोबाइल फ़ोन। थोड़ी ही देर में इस जगह पर मीडिया के लोग भी आ गए कि एक महिला का नौबतपुर इलाके में लावारिस शव मिला है। पुलिस ने शव को हॉस्पिटल भिजवा दिया। उधर रिमझिम का परिवार रिमझिम की तलाश में जुटा हुआ था। इधर एक लावारिस शव मिला। पुलिस ने आसपास के ज़िलों में शव के बारे में सूचना भेज दी, फ़ोटोज़ भेज दी। यह भी पता करने लगे कि आसपास के ज़िले में कोई महिला मिसिंग तो नहीं है, किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखाई हो। ये खबरें न्यूज़ में चल रही थीं। इसी बीच रिमझिम के कुछ जानने वालों को इस खबर के बारे में न्यूज़ मीडिया के जरिए पता चलता है। वो लोग रिमझिम की बहन श्वेता को इस बारे में बताते हैं। अब श्वेता के मोबाइल पर इसको लेकर ढेर सारे मैसेजेस, कॉल्स वगैरह आने लगे। इसके बाद बहन श्वेता ने नौबतपुर थाना प्रभारी से फ़ोन पर बात की। उन्होंने भी बताया कि हाँ, सुबह में 8:30 बजे के आसपास महिला का शव मिला है। श्वेता भी कहती है कि इनकी बड़ी बहन भी कल शाम से लापता है। इन्होंने एसके पुरी थाने में रिपोर्ट भी लिखाई है। शव मिलने के केवल 3 घंटों के अंदर ही उसकी पहचान हो जाती है। कत्ल का पता चलने पर इलाके में सनसनी फैल चुकी थी, क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस था। एक डॉक्टर की पत्नी का घर से 24 किलोमीटर दूर लाकर कत्ल किया गया था और शव को खेत में फेंक दिया गया था। पोस्टमार्टम के बाद रिमझिम के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है। पहले तो कोशिशें गुमशुदा हुईं, रिमझिम को लेकर हो रही थीं, लेकिन अब उनके कातिलों को ढूंढने के लिए होने लगी। इन दोनों की 2001 में लव मैरिज हुई थी। रिमझिम की मां ने ही ब्यूटी पार्लर का सेटअप किया था एसके पुरी में, जिसे बेटी रिमझिम आगे बढ़ा रही थी। कोविड के टाइम में इन्होंने सैनिटाइज़र, मास्क वगैरह ऑनलाइन बेचना शुरू किया। इसके साथ साथ इंडियन फीमेल ड्रेसेस भी ऑनलाइन सेल करती थी। इसके बाद रिमझिम अपने स्टाफ से कहती है कि एक मीटिंग में जाना है, कुछ देर में लौट आएगी। इसके बाद वह चली गई। यह पता चलते ही पुलिस रिमझिम की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करती है। आखिर रिमझिम किसके साथ गई थी, इसका पता करने के लिए मार्केट में ब्यूटी पार्लर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की जाती है। इसी बीच पुलिस को एक बहुत बड़ा सुराग मिला। एक फुटेज में दिखता है कि 23 नवंबर की दोपहर 3:22 पर रिमझिम अपने पार्लर से बाहर आती है और उस कार में बैठकर चली जाती है। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी कैमरे में साफ साफ कैप्चर नहीं हुआ था, क्योंकि पटना में जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसका भरपूर फ़ायदा पुलिस उठाती है। ये गाड़ी रिमझिम को पिक करने के बाद किन किन रास्तों से होकर कहां कहां गई, इसे सीसीटीवी के जरिए
पुलिस ने ट्रेस करना शुरू किया। रिमझिम केस की सारी इन्वेस्टिगेशन को फुलवारी शरीफ के ईएसपी लीड कर रहे थे। अब तो यह भी शक होने लगा कि कहीं अवैध संबंधों के चलते कत्ल तो नहीं हो गया, वरना कोई क्यों इस तरह से कॉल आने पर किसी की कार में जाकर बैठ जाएगा। यह गाड़ी एसके पुरी से बेली रोड, फिर रूबसपुर फ्लाईओवर से होते हुए दानापुर से नौबतपुर निकल गई। कैमरों की जांच करने के दौरान एक फुटेज में कार का रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ दिख जाता है। नंबर की जांच करने पर गाड़ी के ऑनर का पता चला। नाम मिला कमल शर्मा। यह पालीगंज में रहता है। उधर रिमझिम के घर वालों को पता ही नहीं था कि कमल आखिर कौन है। यह लोग तो पहली बार उसका नाम सुन रहे हैं। यहाँ तक कि पार्लर में काम करने वाले स्टाफ ने भी कमल का नाम पहली बार सुना था, जिसे वह जानती तक नहीं। दूर दूर तक दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं मिला। रिमझिम 2 नंबर यूज करती थी, लेकिन दोनों के ही कॉल डिटेल्स में कमल का नाम नहीं आया। अब पुलिस की एक टीम कमल के पास पहुंचती है। 26 नवंबर तक इसको थाने लाकर पूछताछ किया गया। कमल के अनुसार उस दिन उसकी गाड़ी एक दोस्त ड्राइव कर रहा था। नाम था रोहित सिंह। ये नाम रिमझिम की कॉल डिटेल्स में भी सामने आता है। सीडीआर में पता चला कि रोहित के कॉल आने पर ही रिमझिम पार्लर से निकलकर कार में जाकर बैठी थी। पहले भी रोहित और रिमझिम की फ़ोन पर बातचीत के रिकॉर्ड मिले। बहन श्वेता के अनुसार रोहित रिमझिम का मुंहबोला भाई था। रक्षाबंधन पर भी राखी बंधवाने के लिए आता था। इसी आदमी के साथ मिलकर रिमझिम बालू गिट्टी का बिजनेस भी करती थी। रोहित पालीगंज थाना क्षेत्र के जलपुरा का रहने वाला था। पुलिस उसके घर पहुंचती है, मगर वह वहां पर नहीं मिलता। पता चला कि वह किसी फैमिली फंक्शन में मुजफ्फरपुर गया हुआ है। यहाँ भी पता चला कि 23 नवंबर की शाम को रोहित मुजफ्फरपुर गया था। पुलिस को रोहित की लोकेशन भी मुजफ्फरपुर की मिलती है। यहाँ भी पता चला कि रोहित का कॉल रिमझिम को आने के बाद रोहित ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। यहाँ तक कि कमल का फ़ोन भी बंद हो गया था। दोनों का ही फ़ोन एक तय समय तक स्विच ऑफ रहता है, उसके बाद ऑन हुआ। शाम के 7 बजे तक ऑन होता है। अगर पुलिस मुजफ्फरपुर जाकर रोहित के घर पर रेड मारती तो शायद वह फरार हो सकता था। इसलिए पुलिस ने बस इस पर गुप्त तरीके से नज़र रखा और इसके पटना आने का इंतज़ार किया। 27 नवंबर के दिन जैसे ही ये पटना आता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। कमल तो पहले से ही गिरफ्त में था। शुरू में तो रोहित सारी चीज़ों से मना करता है। इसको कुछ भी पता नहीं है, यह तो फैमिली फंक्शन में था, इसको क्या पता होगा। इधर रिमझिम की खबरें लगातार चल रही थीं। यह एक हाई प्रोफाइल केस था। रोहित मुँह बोला भाई है। बहन के कत्ल पर शोक जताने के लिए उसके घर पर नहीं गया, ना ही रिमझिम के किसी परिजन से बातचीत करके दुख जताया। यह शांत रहता है, जबकि इसके जानने वालों को रिमझिम की मृत्यु का पता चल गया था। आखिर इसके यहाँ ना आने पर भी पुलिस को रोहित पर शक जाता है। अंत में रोहित ने स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल को अंजाम दिया था। आगे रोहित ने कत्ल करने का जो तरीका और वजह बताई, वह सच में काफ़ी हैरान करने वाली थी। रोहित सिंह एक पढ़ा लिखा आदमी था। इसने केमिस्ट्री में बीएससी कर रखी थी। यहाँ कोड लाइफ नामक एक मेडिकल कंपनी में जॉब करता था। इसकी ज़िंदगी में कुछ कुछ दिक्कतें चल रही थी। रोहित को लगता था कि इसकी सैलरी बहुत कम है। जिस हिसाब से यह मेहनत कर रहा है, उस हिसाब से पैसे नहीं मिल रहे हैं। वैसे इसकी सैलरी 50,000 रुपये थी। कथित तौर पर इसने अपनी बहन की शादी के लिए लाखों रुपए के कर्ज ले रखा था। इसकी सैलरी का एक बड़ा अमाउंट कर्ज चुकाने में चला जाता था। घर के सभी खर्च इसके ही ऊपर थे। सारी जिम्मेदारियां थीं। इन्हीं सब चीज़ों को सोच सोच कर इसको सेल्फ डाउट होने लगा। यह स्ट्रेस में रहने लगा, डिप्रेशन में चला गया। जहाँ पर यह काम करता था, वहाँ पर इसकी एक दोस्त थी, एक कलीग थी, पूनम। यह बात है 2019 के आसपास की। रोहित ने पूनम को अपनी प्रॉब्लम्स बताईं। रोहित को यह भी लगता था कि किसी ने इसके ऊपर काला जादू कर दिया है, तभी इसको सारी मानसिक दिक्कतें हो रही हैं। हमेशा स्ट्रेस में रहता था। पूनम की जानकारी में रिमझिम थी। कोविड के समय
रिमझिम ने जो ऑनलाइन बिजनेस शुरू किए थे सैनिटाइज़र, मास्क और ड्रेसेस बेचने के, वो उसने पूनम के साथ मिलकर शुरू किए थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। यहाँ तक कि पूनम कुछ दिनों के लिए जब शहर से बाहर चली गई थी तो उसका बेटा 15 दिनों तक रिमझिम के घर पर रहा था। यह बात रिमझिम के 14 साल के बेटे ने अपने बयान में बताया। पूनम ने पुलिस को बताया कि रोहित की प्रॉब्लम्स को लेकर वह रिमझिम के पास जाती थी, क्योंकि उसके अनुसार रिमझिम जादू टोने, झाड़ फूँक वगैरह भी किया करती थी, ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व थी। पूनम के अनुसार रिमझिम कई बार तो शमशान में जाकर झाड़ फूँक करती थी, खुद की कलाई को काट कर अपना रक्त भी शमशान में चढ़ाती थी। रोहित को लगता था कि इसके ऊपर काला जादू कर दिया गया है और रिमझिम काला जादू में इन्वॉल्व थी। ये दोनों ही पढ़े लिखे थे, फिर भी इस तरह के अंधविश्वास में बहक गए। ऐसे करके रोहित रिमझिम से मिलता है। रिमझिम इससे कुछ उपाय बताती है जिसे यह करता है। इन सब चीज़ों को करते करते धीरे धीरे रोहित को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, ज़िंदगी सुधर रही है। इससे रोहित का विश्वास और भी बढ़ता है। रिमझिम हर एक चीज़ के लिए पैसे लेती थी और रोहित खुशी खुशी दे भी देता था। कुछ उपाय लगता कि काम कर रहे हैं और कुछ लगता कि नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही हर दिक्कत को लेकर रोहित रिमझिम के पास जाता। जनवरी 2021 की शुरुआत में रोहित को लगता है कि इतना सब कुछ तो कर लिया, लेकिन ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अभी भी कर्ज उतने के उतने ही हैं, ऊपर से और भी बढ़ गया है। इसने अंधविश्वास में आकर लाखों रुपए उड़ा दिए। अब इसकी आंखें खुलती हैं। अब यह धीरे धीरे वहाँ पर जाना कम करता है। जब इसका एहसास रिमझिम को हुआ कि दूरी बना रहा है रोहित, तो उसने उसको धमकी दी कि अगर दूर गए तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। अपने काले जादू से तुमको और तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। रिमझिम को लगता था कि इसके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं और कुछ स्पेशल समय पर ही वह काम करती हैं। उसी समय के अनुसार यह रोहित को कॉल करके बुलाती थी और उपाय दी थी। रोहित के एक जानकार का भी कुछ समय पहले मृत्यु हो गया था। अब क्योंकि रिमझिम भी रोहित को जानती थी तो उसको भी सब कुछ पता था। रोहित के बयान के अनुसार रिमझिम ने इससे कहा कि तुम्हारा जानने वाला भी ऐसा ही कुछ कर रहा था, उपाय नहीं ले रहा था, दूरी बना रहा था। देखो मैंने अपनी जादुई शक्तियों से उसका क्या हाल कर दिया, उसका जीवन ले लिया। यह सब सुनकर रोहित की हालत ख़राब हो जाती है। यह बहुत डर जाता है। एक तरफ तो इसको लगता था कि रिमझिम ढोंगी है, झूठ बोलकर पैसे वसूलती है। वहीं दूसरी तरफ इसको लगने लगा कि सच में उसको काला जादू आता है। कहीं इसका भी हाल उस जानने वाले के जैसा ना कर दे, परिवार को बर्बाद न कर दे। लेकिन यह उसके चंगुल से कैसे बाहर निकले, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इसने उसको रास्ते से हटाने का ही सोच लिया। इसने उसके कत्ल का प्लान बनाना शुरू किया। इसका एक दोस्त था कमल शर्मा। दोनों 2008 में एक दूसरे को जानते थे, किसी लैब में मिले थे। कमल भी पढ़ा लिखा था। यह एक दिल्ली बेस्ड पैथोलॉजी कंपनी में बिहार झारखंड ब्रांच का मार्केटिंग हेड था। रोहित ने कमल को अपनी दिक्कत बताई। कमल के ही कंपनी में इसका एक दोस्त काम करता था, सूरज। यह भी MBA ग्रेजुएट था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में MSc कर रखा था। रोहित अपने दोस्तों कमल और सूरज से सारी प्रॉब्लम बताता है कि अंधविश्वास में फंस चुका है, यह उससे बाहर निकल नहीं पा रहा है। उस वजह से कर्ज और भी बढ़ गए हैं। इसके ऊपर आर्म्स एक्ट में पहले भी केस दर्ज हो चुके थे। अब पवन ने अपने एक जानने वाले से बात की। रंजीत ने कहा ठीक है। वैसे ये फर्स्ट टाइम था, पहली बार ऐसा करने वाला था। अब रंजीत ने अपने एक जानने वाले दोस्त राहुल यादव से बात की। ऐसे करके केस में टोटल 6 लोग जुड़ते हैं। पहला तो था रोहित, दूसरा था इसका दोस्त कमल, तीसरा कमल का दोस्त सूरज था, सूरज का जानने वाला था पवन, और पवन का जानकार था रंजीत, और रंजीत का जानकार था राहुल।
यहाँ रंजीत और राहुल दो सुपारी के कातिल होते हैं। कत्ल के लिए इन्होंने 4 लाख रुपए की मांग की, मगर रोहित तो पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ था। इसके पास पैसे नहीं थे। यह पैसे कहाँ से लाएगा? इसने 3-4 महीनों तक सारी चीज़ें सोची, कैसे कैसे क्या होगा। इसके बाद ही रोहित के दिमाग में एक आइडिया आता है। यह जानता था कि रिमझिम इंटरेस्ट पर पैसे उधार देती है। अब यह रिमझिम के पास गया, कहा कि एक बिजनेस के लिए 4 लाख रुपए की ज़रूरत है, ब्याज पर पैसे दे दो। रिमझिम ने 15% के इंटरेस्ट पर 4 लाख रुपए दे दिए। रोहित के मन में था कि इसको पैसे लौटाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिससे उधार ले रहा है उसका ही कत्ल होगा उसी के पैसों से। इसके बाद रोहित ने सुपारी के कातिलों को पेमेंट दिया। कत्ल का दिन चुना गया 23 नवंबर का, क्योंकि इसी दिन रोहित मुजफ्फरपुर जाने वाला था। अब दोपहर में रोहित कमल की कार लेकर रिमझिम के पार्लर गया। उसको कॉल करके बताता है कि ये ज़मीन खरीदने वाला है, उसको चलकर देखकर बताओ कि ये मेरे लिए सही होगा या नहीं। नौबतपुर इलाके में वो ज़मीन है। रिमझिम मान जाती है और रोहित के साथ कार में बैठकर चली जाती है। उधर कमल अपनी बुलेट बाइक से पहले ही कत्ल वाली जगह पर जाकर इंतज़ार कर रहा था। वहाँ दोनों सुपारी के कातिल भी एक पैशन बाइक से पहुँचते हैं। कमल ने उनको समझाया कि कैसे कैसे क्या करना है। अब थोड़ी देर के बाद रोहित रिमझिम को लेकर उस खेत में पहुँचता है, नौबतपुर। रिमझिम यहाँ पर अपनी क्रिया शुरू करती है, झाड़ फूँक करती है। इसने वहाँ की मिट्टी को भी चखा। सारी चीज़ें करने धरने के बाद यह कहती है कि ज़मीन खरीद लो, यह बाद में प्रगति देगा। जबकि रोहित को कोई भी ज़मीन नहीं खरीदनी थी, बल्कि झूठ बोलकर रिमझिम को यहाँ पर लाया था। रिमझिम की सारी क्रिया खत्म होने के बाद छिपे हुए सुपारी के कातिल बाहर निकलते हैं। अब तक अंधेरा हो रहा था। इन्होंने अपना कंट्री मेड पिस्टल निकाला और गोली दागी। यह मिस हो जाती है। आवाज़ से रिमझिम चौकन्ना हो जाती है और यह भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसको रोहित और कमल ने पकड़ लिया। फिर सुपारी के कातिलों ने इस पर 2 गोली दागी। रिमझिम वहीं पर गिर जाती है और देह त्याग देती है। इसके बाद रिमझिम का पर्स और मोबाइल लेकर सभी लोग वहां से भाग गए। रास्ते में सामानों को एक नहर में फेंक दिया। 3 अलग अलग अफसरों ने रोहित से बात की, पूछताछ की, अपनी तरफ से छानबीन की। फिर मानते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से ही कत्ल हुआ है। पुलिस ने कमल और रोहित के आधार पर बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। इनके पास स्विफ्ट कार, 2 बाइक, 6 मोबाइल फ़ोन, 1 पिस्टल, 2 मैगज़ीन और 3 कारतूस बरामद किए गए। इसके अलावा 2.25 लाख रुपए जो कि सुपारी के पैसे थे, वह भी बरामद होते हैं। इन्होंने अपना गुनाह भी स्वीकार कर लिया। यहीं से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। पुलिस ने जो वजह बताई कि रोहित ने काला जादू की वजह से कत्ल किया है, वो रिमझिम का परिवार मानने को तैयार नहीं था। वह ऐसा कुछ भी नहीं करती थी, बल्कि उन्होंने कई लाख रुपए रोहित को उधार दे रखे थे। यही नहीं, रिमझिम जुलाई महीने में अपनी जानने वाली जो पूनम थी, उसको भी 27 लाख रुपए उधार दिए थे। उसी समय रोहित को भी 10 लाख रुपए दिए थे। छठ पूजा के दौरान भी लाखों रुपए दिए। यहाँ तक कि जादू टोने की जो बातें थीं वो पूनम से ही पुलिस को पता चली थी, ना ही रिमझिम के किसी परिवार के सदस्य से। जादू टोना तो बस बहाना था। रिमझिम का कत्ल कर्ज की वजह से हुआ है। रोहित और पूनम ने ही कत्ल की साजिश रची थी। यह तारीख थी कत्ल के 3 दिन पहले, यानी 19 नवंबर 2021 की। कहीं न कहीं इन्हीं 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए सुपारी के लिए दिए गए होंगे। पुलिस ने पहले 2:19 का टाइम बताया जब रोहित कार से पार्लर गया था, जबकि कैमरे में दिखा कि 3:19 का टाइम है। बहन ने कहा कि पुलिस मामले को उलझा रही है। वहीं पुलिस का कहना था कि रोहित ने जो बयान दिए हैं उसकी पुष्टि की जा चुकी है, सारे सबूत मिले हैं। फ़िलहाल सभी को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपका दिल दुखाना नहीं है, आपको परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। इस वीडियो में अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद।
आप जहाँ भी रहें सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।